राजस्थान सहित 4 राज्यों के परिणाम को लेकर विभिन्न न्यूज चैनल्स में एग्जिट पोल में मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि रविवार को फाइनल परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। मतगणना को लेकर सरेराह के खास कार्यक्रम किसके सर सजेगा ताज में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर और प्रेम आनंदकर जी, जिनसे हम परिणाम को लेकर चर्चा करेंगे। ओम जी, आपका सरेराह न्यूज चैनल के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आनंदकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, सभी चैनल्स ने, कम से कम 10 संस्थाओं ने ये एग्जिट पोल अपने अपने दिखाए हैं। अब अपन ज़्यादा पूरे राजस्थान की या 4 राज्यों की चर्चा न करके अपन अजमेर की चर्चा करते हैं कि अजमेर की 8 विधानसभाओं में क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? तो सबसे पहले तो अपन जो प्रतिक्रिया दूँ मैं अपनी एग्जिट पोल से बात करते हैं। हाँ, एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल बेसिकली इतना मार्जिन दे रहे हैं सीटों में 20-20, 25-25 का कि एग्जिट पोल लगता ही नहीं है। वो साफ लग रहा है कि या तो हमने कहीं बैठ के एग्जिट पोल कर दिया या 10-15 लोगों ने चर्चा करके एग्जिट पोल कर दिया। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। राजस्थान में एक बहुत बड़े चैनल ने 40,000 लोगों के सैंपल सर्वे करा। विधानसभा 199 सीटें हैं। हम अगर 199 में 2020 से भाग देंगे तो एक विधानसभा, एक जिले में 200 व्यक्तियों में सर्वे होता है। अब अजमेर में बात करते हैं। अजमेर उत्तर में 2,08,000 मतदाता हैं। अब 200 का कितना परसेंट होता है, संदाय लगाइए। अब इसमें इनको किस सर्वे कैसे मान सकते हैं और एग्जिट पोल हम सही कैसे मान सकते हैं? एग्जिट पोल मेरा मानने से वनडे क्रिकेट की तरह है। बॉल को बैट पर, बॉल बाहर और विकेट पर लग जाए। हाँ, मतलब 4 लग गया तो 6 लग गया तो चलता रहेगा। मतलब विशुद्ध रूप से टप्पेबाजी है, आकलन नहीं, अनुमान नहीं है। तो ये तो हुआ एग्जिट पोल को लेकर। अब अपन आठों विधानसभा में करें, जैसे अपन आते हैं सबसे पहले पुष्कर में मेरे हिसाब से वहाँ पे लगभग 17 उम्मीदवार हैं मैदान में। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पुष्कर में ही है। पुष्कर में है 17। अब 17 में बाहेती जी भी हैं, नसीम अख्तर भी हैं, अपने सुरेश रावत जी भी हैं, अशोक रावत भी हैं। तो मुख्य फाइट आप किस में मान रहे हो? किन लोग चारों में से किसकी फाइट मान रहे हो आप मजबूत स्थिति? देखो, मेरा मानना है मनोज जी, दोनों पार्टी के उम्मीदवार और दोनों बागी अशोक रावत और डॉक्टर शिवपाल भारती, चारों ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह चुनाव हुआ वहाँ पे, वहाँ बहुत निकटतम मुकाबला हो सकता है। लेकिन जिस तरह दोनों पार्टी के जो मतदाता हैं, मेरा मानना है निर्दलीय जो लड़ता है चुनाव, उसकी गणना 0 से शुरू होती है और जो पार्टी उम्मीदवार होता है उसकी गणना 25 से 30,000 मत से शुरू होती है। विचारधारा के मतदाता होते हैं। तो सुरेश रावत को 25,000 मत मिलेंगे जरूर और नसीम अख्तर को इतने मत मिलेंगे। उसके बाद फिर उनकी मतगणना शुरू होती है, जबकि डॉक्टर बाहेती 0 से शुरू करेंगे। ये स्थिति अशोक रावत की रहेगी। अशोक रावत को लाभ ये रहेगा कि वो आरएलपी के उम्मीदवार हैं, तो जो जाट वोट है, जो बेनीवाल के रण मिलते हैं, उनको जरूर मिलेंगे। तो नहीं, रावत समाज से भी तो बिलोंग करते हैं ना वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, रावत इसमें समाज में क्या होता है, जब कोई उम्मीदवार पार्टी से होता है तो उस समाज का मतदाता उस पार्टी को भी देखता है। उसको लगता है सुरेश रावत और अशोक रावत में से जिताना है, वोट देना, हमारा वोट काम का आएगा। तो और रावत आप जानते हैं वोट बैंक भाजपा का माना जाता है। निश्चित रूप से अशोक रावत उनके वोट काटेंगे, उनको जाटों के वोट भी मिलेंगे, पर वो इतना असर नहीं डाल पाएंगे। भारती जी की स्थिति है, भारती जी बहुत अच्छी संख्या में वोट लेके आएंगे। वो कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट लगाएंगे। मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाला है, उनको ब्राह्मणों ने वोट दिया है, उनको माली समाज ने वोट दिया है, उनको वैश्यों ने वोट दिया है। वो दोनों को डेंट करेंगे। तो मेरा मानना होता है कि जब दोनों तरफ से निर्दलीय दोनों पार्टी प्रत्याशियों को डेंट करते हैं तो अल्टीमेटली मुकाबला फिर पार्टी प्रत्याशियों में भी जाके टिक जाता है। तो मेरा मानना है मुकाबला आखिरी में सुरेश रावत और नसीम अख्तर के बीच होगा। तो बाहेती जी मतलब बाहेती जी जीत हार तय करेंगे वहाँ की, पर मुझे लगता है वहाँ विजेता बन के निकल। तो फिर अशोक रावत अपने रावत समाज में कहाँ तक अपनी सेंध लगा पाएंगे? रावत समाज में 10 से 15,000 वोट हासिल करने तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। और उससे ज्यादा वोट तो उन्हें जाटों के मिल सकते हैं। तो ये तो रहा पुष्कर का। आनंदकर जी, अपन बात करते हैं उत्तर की। आप शायद उत्तर में ही रहते हैं, आपका निवास स्थान भी उत्तर में है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। वहाँ पे सीटी भी बजी है, कमल भी खिला है, पंजाबी चला है, हाँ? तो और अपने कुंदन वैष्णव जी ने भी ताल ठोक रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अभी पुष्कर का जो समीकरण ओम जी ने बताया, करीब करीब यही स्थिति अजमेर उत्तर की भी है कि ज्ञान जो सारस्वत है, वार्ड 4 के पार्षद अभी बीजेपी से पार्षद थे, उन्होंने जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो पार्टी छोड़ दी, तो उनकी जो गिनती शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी। जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, मौजूदा विधायक वासुदेव देवनानी,
और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है महेंद्र सिंह रलावता, इनकी गिनती पिछले हार जीत के आंकड़ों से शुरू होगी कि कितने वोटों से हारे थे और कितने वोटों से जीते थे, उस वोटों से उनकी गिनती शुरू होगी। अब बात करते हैं अपन इधर टक्कर की कि भाई इनमें टक्कर किस में है। तो निश्चित रूप से ज्ञान सारस्वत ने जो निर्दलीय ताल ठोक के इस मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष तो बनाया ही है, लेकिन ज्ञान सारस्वत की उपस्थिति मुझे लगता है कि बहुत कुछ प्रभावी रहेगी। किंतु राजनीतिक क्षेत्रों में अगर यह माना जाए कि सीधी टक्कर ज्ञान सारस्वत और कांग्रेस में हो सकती है, तो ये मैं नहीं मानता। ये तो बात मैं नहीं मानता। सीधी टक्कर तो कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह रलावता और भाजपा के उम्मीदवार वासुदेव देवनानी के बीच ही होगी। अब बात करते हैं कि जहाँ तक जातीय समीकरणों की, तो निश्चित रूप से जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो पिछली बार भी देवनानी जी से खाता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं वो मैनेज हो गया था, तो इसलिए देवनानी जी के पक्ष में कुछ वोट गिर गए थे। लेकिन इस बार चूंकि ब्राह्मण कैंडिडेट ज्ञान सारस्वत जी हैं, तो ब्राह्मणों के अधिकांश वोट, या मैं कहूँ कि 70-80% वोट सारस्वत जी को मिले होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, है ना। इसके अलावा जो आपका पंचशील है, आपका सिविल लाइन एरिया है, माकड़वाली है, और वार्ड 1 से 7 तक के जो इलाके हैं उनमें भी ज्ञान सारस्वत ने वोटों की सेंध लगाई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हालांकि ज्ञान सारस्वत जीतने की स्थिति में, तो मेरी नज़र में तो मैं नहीं मान रहा, 10 से 15,000 वोटों की वो ले सकते हैं, और अगर 10 से 15,000 वोट भी अगर ज्ञान सारस्वत ले सकते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सीधी सीधी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसलिए कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में अब क्या रिजल्ट रहेगा, ज्ञान सारस्वत कितने वोट काटते हैं बीजेपी के, उस पर डिपेंड करेगा जीत और हार का निर्णय। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से जो संघर्ष हो रहा है उसमें हार जीत का अंतर भी जो दो कैंडिडेट के बीच में है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, इस पे ओम जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ज्ञान जी को लेकर ये बता रहे हैं कि भाई इतने वोटों में सेंध मार सकते हैं, उससे बीजेपी को नुकसान सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात कहाँ तक है कि भाई ज्ञान जी पहले भाजपा से बिलोंग करते थे, भाजपा से इन्होंने चुनाव जीता, निर्दलीय से भी चुनाव जीता, फिर उसके बाद तो ये क्या भाजपा के ही वोट लेंगे या फिर कांग्रेस के भी, या फिर? निश्चित रूप से दोनों के वोट काटेंगे, लेकिन चूंकि वो भाजपा में रहे, भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता रहे, सबसे बड़ी बात तो आरएसएस जुड़े रहे, और आरएसएस की जो जमीनी पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत इसलिए भाजपा के वोट ज्यादा लेंगे। मेरा मानना है अगर 100 वोट वो लेते हैं तो उसमें 80 वोट 70 वोट भाजपा के होंगे, 20 वोट कांग्रेस के होंगे, तो ज्यादा डैमेज वो देवनानी जी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सारस्वत की छवि जो है वो बहुत उज्ज्वल है, बहुत अच्छी छवि मानी जाती है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, ईमानदार है, अपने वार्डों में उन्होंने काम भी कराया है ऐसा। और सबसे बड़ी बात, काम कराने का लाभ भी मिलता है कि जो पार्षद जो होते हैं वो सीधे जुड़े हुए होते हैं अपने मतदाताओं से, तो उसका लाभ उनको बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात ये रहेगी, संघ का उनको लाभ, संघ और भाजपा के बहुत कार्यकर्ता जो देवनानी से व्यक्तिगत रूप से नाराज थे। मनोज जी, ये चीज बड़ी कही आपने, ये चीज बड़ी कह रहे हैं, व्यक्तिगत नाराजगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कई लोग हैं जो पिछली बार विकल्प के अभाव में उनको वोट देकर आए थे, जो भाजपा विचारधारा के लिए, इस बार उनको विकल्प मिला, उनको लगने लगा ये आदमी इनको हरा सकता है। तो एक जो बदलाव वाली भावना होती है ना मतदाता के अंदर, कि आपने 5 साल में उपेक्षा करी, अब मेरा वोट तय करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो जो नाराजगी है और जो व्यक्तिगत वो थी द्वेष था, वो इस बार उसका लाभ ज्ञान जी को मिला है। और ये आनंद कड़ी सही कह रहे, ज्ञान जी जीतने की स्थिति में नहीं है, ज्ञान जी हराने की स्थिति में है। दूसरी बात क्या है कि आप उत्तर का जीत का मतदान प्रतिशत देखेंगे देवनानी जी का, 2013 में केवल लहर को छोड़कर बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीता कभी, एक बार 638 थे, एक बार 2500 से, एक बार 6000 वोटों से। तो अगर ज्ञान जी 15 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव नहीं। देखो, ये चीज आप कह रहे हो कि भाई ज्ञान जी जीतेंगे नहीं तो हराने की स्थिति में तो है, लेकिन मैं इस चीज को देखता हूं कि जैसे भाजपा एक संगठित पार्टी है, हर गली मोहल्ले में इसका कार्यकर्ता आपको दिखाई दे जाता है, आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है, और मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें काम करेगा ही करेगा, क्योंकि चुनाव ही मोदी के चेहरे पे लड़ा गया है राजस्थान में। तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, तो मैंने आपको बताया ना भाई, क्योंकि ज्ञान खुद भाजपा से जुड़े हुए रहे, ज्ञान खुद नहीं, वो तो उन्होंने चुनाव के दौरान भी ये बात कही ज्ञान तो जी, इसका लाभ जो कि भाई मेरी मानसिकता आज भी बीजेपी की है। मैं से कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्रचार किया, जो मन से ज्ञान के साथ थे लेकिन खुले में देवनानी जी के साथ थे, क्योंकि उनको लग रहा था पार्टी की प्रतिबद्धता और विचारधारा को हम
खुलेआम चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए हम आपके साथ हैं। और देखिए, आपने जो प्रचार देखा होगा मनोज जी शहर में, बिल्कुल उस इलाके में, तो ज्ञान सरसर प्रचार अभियान में देखा होगा ना। ऐसे नहीं है कि निर्दलीय तो बहुत लड़ते हैं चुनाव, लेकिन इस तरह उत्तर में मुझे लग रहा है, मैं पिछले 8-10 चुनाव कर चुका हूँ विधानसभा लोकसभा, इस तरह निर्दलीय को लेकर अजमेर में मैंने कभी उत्साह नहीं देखा। जो स्वयं उत्साह लोगों में था वो मैंने कभी नहीं देखा। तो निश्चित रूप से, हालांकि अभी भी देवनाथ जी का समीकरण ये है, जो वाजपेयी कहते हैं कि हमारे कोर वोट है उनको मिलेंगे, और ज्ञान जी वोट काटेंगे, कांग्रेस ही काटेंगे, कांग्रेस ही कहते हैं हमारे वोट हमको मिलेंगे। तो अभी स्थिति उलझी, और मेरा ऐसा मानना है रलावता अपर हैंड है आज की तारीख में, और वो भी तब जब उन्होंने खुद ने कोई मेहनत नहीं करी है। हाँ, उनका भी सब लोगों ने ये कहा कि भाई रलावता जी की थोड़ी सी बिल्कुल, मेरा तो यहाँ तक मानना है, कार्यकर्ताओं की कमी दिखी यहाँ तक कहीं ना मानना कहीं, है, रलावता जी की मेरा कमी। तो यहाँ तक मानना है 80% चुनाव ज्ञान सरस में लड़ रहा होता कभी, रलावता ने तो 20% चुनाव लड़ा अपनी तरफ से, और आखिरी दिनों में इतने निश्चिंत हो गए थे कि मैं चुनाव जीत गया हूँ, ये उनकी कार्यकर्ता कहने लग गया। हाँ, हमारे सरेरा पे भी उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ। पिछली बार तो रलावता जी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस बार उनकी इतनी मेहनत देखने में नहीं मिली है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो सारस्वत जी हैं इनका कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझको मिलेगा, तो ये मान के रलावता जी चल रहे थे। लेकिन अब एक चीज़ और बताऊँ हम जी और मनोज जी आपको, कि हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान जी चुनाव तो जीत नहीं सकते, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने की बहुत कुछ वो मादा भी रख रहे हैं। जी। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि जब बीजेपी के चुनाव आते हैं और ये इस तरह की जो सिचुएशन पैदा होती है, तो आपको ये भी पता होगा, और आपने और हमने कई चुनाव कवर किए हैं, कि ऐसी स्थिति जब बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने की स्थिति आती है, तो संघ का कहीं ना कहीं मैदान में बीच में उतरता है। बिल्कुल। तो उत्तर और दक्षिण, मुझे जो ऐसी जानकारी है, मेरे अपने सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी मिली कि उत्तर दक्षिण में जब संघ को लगा कि कहीं कोई भीतरघात भी है, उत्तर में भी थी और दक्षिण में भी थी, है ना, तो ऐसी स्थिति में फिर संघ ने मोर्चा संभाला। अब ऐसा कहते हैं कि जब संघ मोर्चा संभालता है तो बहुत कुछ डैमेज को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अब संघ ने कितना डैमेज कंट्रोल किया है दोनों क्षेत्रों में, मैं अभी अपन विशेषकर बात चर्चा चल रही है उत्तर की, उत्तर में कितना डैमेज कंट्रोल। आपने ओम जी ने भी सही कहा कि देवनानी जी को लेके आम जन में और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी रही है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बात देवनानी जी को शायद समय रहते पता थी, हो सकता है चाहते तो वो समय रहते सुधार कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ, ये एक अलग विषय, अलग चर्चा। नाराजगी थोड़ी तो विस्तार रूप ले चुकी थी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पब्लिक की, कुछ लोगों की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की आप नाराजगी दूर नहीं कर पाए, नहीं पब्लिक की नाराजगी दूर नहीं कर पाए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो आप दूर कर सकते थे। इसमें एक बिंदु और है मनोज जी, देवनानी जी भी को इस बात का भय था ज्ञान में नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार में उस पर व्यक्तिगत प्रहार किया। आपकी ये चीज भी देखनी पड़ी। क्षमता को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, पर देवनानी सरेआम ये बात कही, ज्ञान जी के पैरों में जो भी दुर्घटना चोट लगी आपने उसको मुद्दा बनाया, आपने बिलो द बेल्ट प्रहार किया। इसका मतलब आप तो डरे हुए तो हैं, आपको लग रहा है ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है आप, और कहा जा रहा है देवनानी ने हर स्तर पर उनको बैठाने का प्रयास किया। वो लाल सिंह रावत को बैठाने में कामयाब हो गए, उसको बैठाने में कामयाब नहीं हुए। नहीं तो ज्ञान जी तो शुरू से ही कह रहे थे ना कि भाई मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, जनता ने मुझे खड़ा कराया, तो वो अकेले निर्णय भी नहीं ले पाए इस चीज को लेकर। जहाँ तक आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है सारे राजनीतिक दल एक से हो गए हैं, क्या कांग्रेस और क्या भाजपा। कांग्रेस इसलिए जल्दी बिगड़ गई, 70 साल से राज कर रही थी, भाजपा बिगड़ने लगी होगी 20 साल से राज करने लगी 20 साल से। तो इसलिए अब ये कहना बेकार है कि अनुशासन पार्टी है भाजपा। आप देखो ना, हम उसकी बात करते हैं मलिंगा जी की, रात को भाजपा में सुबह टिकट लेकर आ गए, उनके बड़े आरोप थे, भाजपा विधानसभा की कार्रवाई रोक दी थी जब उन्होंने एस-3 दिनों पिटाई की थी। तो पार्टियां सब एक सी है, सबका पहला मकसद है चुनाव जीतना, उसके लिए हर चीज दाव पे लगाई जा सकती है, विचारधारा, प्रतिबद्धता, जो आप लगाना चाहते लगाया। इसलिए ये कहना बेकार, इसलिए मेरा ऐसा मानना है ज्ञान जी को भाजपा और संघ ने भी लाभ पहुंचाया। दक्षिण विधानसभा को लेकर क्या विचार है आपका? दक्षिण विधानसभा की देखो एक नया चेहरा है, बिल्कुल वो अपने आप को कह रही है कि मैं जमीनी हूँ, गरीब हूँ, मनोज जी ये बात तो बिल्कुल, और एक तरफ मंजा हुआ चेहरा है, ये बात तो 2 बार मंत्री रहे हैं। मनोज जी ये इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे कि पहली बार कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनावों से देखें तो बिल्कुल नया चेहरा उतारा है, नया चेहरा होता, बिल्कुल नया सेवा दल से, और आमतौर पर यह माना जा रहा है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। भाई वो कितने टाइम 2-3 बार से पार्षद रही हैं द्रौपदी कोहली जी, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो पहली बार उन्होंने कांग्रेस ने दोनों समीकरण उसमें हासिल कर लिए, एक महिला और एक ऐसी की सीट तो है ही, देनी तो थी, और महिला के सामने महिला को
टिकट दिया। पिछली बार हेमंत भारती जी उम्मीदवार थे, इस बार भी 2 बार दिया ना उनको हाँ, मौका, 2 बार पार्टी ने 2 बार मौका दिया पार्टी दिया। ने। तो 2 बार, लेकिन अब इस बार कुछ लोग ये मान रहे थे कि जब द्रौपदी कोहली को टिकट दे दिया तो हेमंत भारती जी कहीं ना कहीं पार्टी को या द्रौपदी को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा ये मानना है कि हेमंत भारती जी में अगर नुकसान पहुंचाने की कुवत होती तो पिछली 2 बार जो चुनाव में सीधी टक्कर थी तो अनीता बघेल जी को मुकाबला कर सकते थे। जब 2 के चुनाव में मुकाबला नहीं किया तो अब क्या नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पता नहीं भीतरघात की बात कहाँ तक सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्षिण के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है, बहुत कड़ा मुकाबला। और नए कैंडिडेट है, अभी आपने जैसा कहा कि एक तरफ बिल्कुल ही 4 बार से विधायक रही हुई हैं, हाँ 2 बार मंत्री रही हैं राजनीति की भाई, मतलब पकड़ अच्छी हो गई है ना। तो इस हिसाब से, और एक इधर सामने एक बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं बदलाव का मानस या नए कैंडिडेट, नए चेहरे का मानस भी कोई मतदाताओं के जहन में उतर सकता है। अब ये देखना ये होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण में कितनी मेहनत की है, ये उस पर इसको लेकर ओम जी आपके क्या कांग्रेस ने, विचार? देखो कांग्रेस ने टिकट बहुत अच्छा दिया मेरा ऐसा मानना है। और 2 परिवार जो अजमेर दक्षिण में राज कर रहे थे टिकटों को लेकर, टिकटों को लेकर, सब सत्ता बिल्कुल में लेके, उसका कांग्रेस इस बार पहली बार मुकाबला करके नए कैंडिडेट को उतारा। लेकिन सबसे बड़ा संकट क्या है, जैसे रामनगर जी का हेमंत भाटी नहीं कर सकते थे भीतरघात, लेकिन जो राबड़िया मोहल्ला उनका इलाका है वहाँ पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है इस बार, वहाँ कम से कम 800 वोट कम गिरे हैं और वही हेमंत भाटी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, भले खुला भीतरघात नहीं किया गया हो, लेकिन हो सकता है हेमंत भाटी के समर्थक इस बात से नाराज हो कि नहीं, नाराजगी तो उन्होंने ओपन करी थी ना, टिकट नहीं दिया इसलिए उनको वोट नहीं दिया हो, बिल्कुल। हो सकता है पीछे से कहा गया वोट मत दो। दूसरी बात, द्रौपदी कोहली को कांग्रेस संगठन का साथ भी नहीं मिला। द्रौपदी जमीनी कार्यकर्ता है, अच्छी वर्कर है, लड़ाकू किस्म की महिला है राजनीति में, जो उन्होंने पिछली बार अनीता, हाँ वो शिला पट्टिका को लेकर बिल्कुल मुकाबला किया, उसमें भी संगठन का सहयोग नहीं मिला उनको। टिकट अच्छा था, लेकिन अनीता बघेल का सबसे बड़ी बात क्या है सकारात्मक, एक तो वो क्या लोगों ने जुड़ी रहती है, ये तो आप भी मानेंगे 20 साल वो एमएलए रही, 20 साल का कोई 10 साल एमएलए है तो रही, और घर घर उनका संपर्क आज भी है। दूसरी बात, जब वो पहली बार चुनाव लड़ी 2003 में, तो उस टाइम जो बच्चे पैदा होंगे वो पहले वोटर होंगे इस बार 2023 बिल्कुल में। बिल्कुल तो वो उनका बात है, एक पहला पीढ़ियों का संबंध स्थापित हो गया। और अनीता जी की खूबी है कि वो आपके पारिवारिक शोक में या पारिवारिक सुख में शामिल होती हैं, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। और फिर 20 साल का संपर्क है, संगठन पे पूरा उनका वर्चस्व है, दक्षिण में संगठन में पूरा हर आदमी उनका है, उसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता नहीं बहुत मुकाबला खड़ा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अनीता बघेल अपर हैंड है वहाँ पे, और वो लगातार 5वीं बार जीत सकती है। नहीं, बिल्कुल सही, मेरा ऐसा अनुमान है। ओम जी सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अनीता बघेल का कोई ऐसा जैसा उत्तर में विरोध रहा है, हाँ वहाँ तो ऐसे कोई फाइट थी नहीं ना, वहाँ तो ऐसे कोई फाइट लग नहीं। अच्छा, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, निश्चित रूप में मेहनत की है, लेकिन ये अभी ओम जी ने बताया कि कांग्रेस का उतना सपोर्ट नहीं मिला द्रौपदी कोहली को, ये बात सही है, कार्यकर्ताओं के स्तर पे भी और पार्टी के नेताओं के स्तर पे भी, ये सब मेरा आकलन है, मेरा मानना है। नहीं, कोई आप बताओ ना कौन खुल के सामने हाँ, आने द्रौपदी के साथ आपने किसी को देखा हो बिल्कुल, प्रचार करते खुले में? कभी मैंने तो सही देखा कह कि राजकुमार तो मैं जायसवाल भी ये मोहल्ले मान में के गए हो, चलता हूँ। हेमंत भाटी मोहल्ले में गए हो, या बहुत विजय जैन बहुत उनके साथ घूमे हो। गहलोत साहब आए एक मीटिंग में आए, उस समय 350 लोग रोड शो में थे गहलोत साहब के, और बाद उस टाइम मीटिंग में जबकि हेमंत पार्टी घर के मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर दूर थी, हेमंत पार्टी वहां भी नहीं गए थे। तो ये तो दिख रहा है विरोध तो क्या अब, और ये तो आप मानेंगे अजमेर में पायलट और गहलोत की छाया वो चलती रहे, वो हमेशा चलेगी और चलती रही, उसका नुकसान कांग्रेस को करना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है, चलो मुकाबला अच्छा, मेरा मानना है कैंडिडेट बहुत बढ़िया दिया गया था द्रौपदी कोहली के रूप में। दूसरी बात, कोहली को फायदा मिल सकता हाँ, शिक्षित महिला, डॉक्टर की उपाधि, दूसरी बात उसी अनीता बघेल महिला वही महिला। दूसरी बात क्या होता है, कई बार आप लगातार सत्ता में रहते हैं तो 20 साल आपकी नाराजगी हो जाती है व्यक्ति से, पर तो महिला को उनको लाभ मिलता है, लेकिन वही था कि संगठन साथ और कांग्रेस संगठन चुनाव में दिखाई नहीं, बताओ मेरे को ललावता जी साहब भी कौन संगठन दिखा, बताओ संगठन होता भी कैसे? विजय जैन को टिकट मांग रहे थे, डॉक्टर श्री गोपाल पार्टी छोड़ चुके थे, नेता कौन है? हाँ, ललावता जी के टाइम में भी ऐसे कोई खास सभा वगैरह इस तरह कोई डॉक्टर श्री गोपाल भाटी, विजय जैन और हेमंत भाटी, 5वां नाम बताएं मेरे को, तो आपको ये 5वां नाम हो, ये धर्मेंद्र राठौड़ थे, वो वैसे चले गए थे शहर छोड़ के, तो आप डॉक्टर भाटी दलील लेने लग गए, हेमंत भाटी को टिकट नहीं दिया आपने, विजय जैन खुद दावेदार थे और ललावता चुनाव लड़ लिया, संगठन कहाँ हुआ? कौन संगठन तो खैर दोनों क्षेत्रों में नजर नहीं आया, और ये चीज तो अध्यक्ष को लेकर ही इनमें आपस में देखिए तो अध्यक्ष ही नहीं बना पाए, तो फिर संगठन तो दोनों क्षेत्रों में नजर नहीं आया। बीजेपी को अजमेर में ये अपर हैंड रहेगा कि भाई संगठन, और वीरदानी जी संगठन में पूरा
उत्तर पूरा- का पूरा। कब्जा, दक्षिण में अनिता का कब्जा, तो उनका संगठन का पूरा सहयोग मिला, इसका लाभ मिलेगा अनिता पटेल को। चलो हम जी अपन बात करते हैं किशनगढ़ की। वहाँ बड़ा ही ऐसा मुकाबला देखने को मिल रहा है कि 2 दिन पहले जो बंदा बीजेपी से टिकट की वो पूरी वो कर रहा था, रातों रात वो नाराज हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ दृश्य अपन ने देखा, आंसू भी छलके और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ऐसे में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहाँ पे क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? मुझे तो मनोज जी वहाँ भागीरथ चौधरी जी का राजनीतिक भविष्य दांव पे लग रहा है बहुत ज्यादा। मोदी ने लिटमेट टेस्ट दिया था, उसमें वो फेल होते दिख रहे हैं मुझे तो। जो आज की स्थिति, कल तक की स्थिति, वहाँ पे मुकाबला सुरेश टांक और विकास चौधरी में लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें हम नहीं, इसमें एक चीज आ गई। अब आप कह रहे हो कि विकास जी और सुरेश टांक में, तो क्या भाजपा माइंड कांग्रेस में परिवर्तन कर पाएंगे विकास जी? विकास जी का पास जो अपनी खुद की टीम थी यूथ की, हाँ, यूथ विकास की। ने जो 5 साल में काम किया है, उसका विकास को बहुत लाभ मिलेगा। उसकी अपनी टीम अब इतना नया लगेगी कि जो आदमी 2 दिन पहले पार्टी में आता है और टिकट लेके आता है, फिर भी उसके बाद उसका प्रचार बनता है, माहौल बन जाता है। तो माहौल ऐसे नहीं बनता, आपकी खुद की टीम होती है ना। वे तो विकास को भी पता होगा कि मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ तो कांग्रेस ही मेरा साथ नहीं देंगे। ये तो उसको भी पता होगा कि रातों रात टिकट लेके आऊंगा तो नहीं, कौन मेरा साथ देगा? उनके लिए देखो संगठन तो लगा, गहलोत साहब भी आए उनकी सभा में। गहलोत साहब को तो आना था मोदी गहलोत- टिकट उनको उनका तो था। टिकट उनका था, तो उनको आपने था। गहलोत साहब की बात की तो एक बात और कहता हूँ आपको, हो सकता है गहलोत का कैंडिडेट हो विकास चौधरी, जानबूझ उतारा हो, क्योंकि सुरेश टांक पूरे 5 साल गहलोत के साथ रहे थे। गहलोत के साथ अब रहे उन्होंने विकास चौधरी को उतार दिया, तो उनके विकास चौधरी जीतेगा तो भी कांग्रेस का है, सुरेश टांक जीता तो भी समर्थन तो भी करेगा। उनके समर्थन उनके दोनों हाथों में करेंगे। ये लड्डू हैं, चीज जो ओम जी ने गहलोत के- अच्छी बात बताई कि दोनों दोनों हाथों में लड्डू ले लिए गहलोत सुरेश साहब। टांक 5 साल साथ थे। ये ये ओम जी ने अच्छी बात ओम जी की बताई। बात से सहमत हूं, और इसको बात में आगे इसलिए ऐसे बढ़ाता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विकास चौधरी को सपोर्ट किया और नहीं किया हो, ये अलग विषय है। लेकिन जब बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर किया और भागीरथ चौधरी को तो टिकट दिया, दूसरे दिन विकास चौधरी के घर के यहाँ जमावड़ा लगा, तो कम से कम 2,500 से 3,000 युवाओं की भीड़ वहाँ थी जिनके सामने विकास चौधरी रोए थे। तो जब विकास चौधरी को कांग्रेस का टिकट मिल गया तो निश्चित रूप से उन जो युवाओं की जो टोली है वो विकास चौधरी के साथ लगी होगी। कांग्रेस के लोग लगे या नहीं लगे एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उनकी जो टोली है खुद की वो विकास चौधरी के साथ लगी होगी। तो ओम जी की बात से मैं सहमत हूँ कि किशनगढ़ के अंदर जो मुकाबला है सुरेश टांक और विकास और चौधरी विकास के चौधरी बीच मनोज 5 साल मेहनत करी है, उसको टिकट की पूरी उम्मीद थी। हाँ, नहीं, और तो उनका आपने दर्द भी देखो सार्वजनिक रूप से उन्होंने किया, और उनके जाते ही बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। और ये बड़ी बात होती है कि एक मैं तो अशोक गहलोत शुरू का पत्ता मानता हूँ इस टिकट को। हाँ, ये हारा बात तो भी मेरा कैंडिडेट है, जीतो तो भी मेरा ये कैंडिडेट बहुत- है। और इस चक्कर में भागीरथ जोशी का राजनीतिक भविष्य दांव पे लग गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो शहर में वोटिंग बढ़ा है उसका लाभ भागीरथ जी को मिलेगा, लेकिन जाट वोट तो स्पष्ट बट रहे हैं। और आपको पता है सुरेश टांक को कांग्रेस टिकट देना चाहती थी, वो अकेले निर्दलीय है जिन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया कांग्रेस का। नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप और से ये एक बार कई वो बार ये बात उन्होंने कही ना, वो अशोक सब गहलोत घर पे बोला टिकट देना चाहते टिकट हैं। देना, तो इसका मतलब उन्होंने अशोक- सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी, नहीं भाई मैं किसी पार्टी से सुरेश टांक टिकट। पूरे विश्वास थे कि ये 2 जाट लड़ेंगे और 2 का लाभ मुझे मिलेगा। तो मुझे लग रहा है वहाँ अभी सुरेश टांक का अपर हैंड है और वो निकल सकते हैं वापस, क्योंकि उनकी छवि भी कोई खराब नहीं रही है। विकास काम कुछ तो उन्होंने कराए हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल। तो हो सकता है वहाँ से भी आपको लगे कि- ब्यावर को लेकर क्या कहेंगे आप? शंकर सिंह जी रावत है वहाँ पे, जैन साहब है वहाँ पे भी, मतलब वहाँ पे तो बहुत खराब, वहाँ तो 5 वहाँ तो 5-5 दमदार कैंडिडेट है भाई। खिचड़ी मुकाबला हो रहा है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के 12 शंकर सिंह जी जो है वो भी शंकर सिंह जी भी अंगद दमदार की तरह है। पैर रखे हुए था उन्होंने। इंदर सिंह बागावास और मनोज चौहान और महेंद्र रावत, महेंद्र रावत 5-5 दमदार कैंडिडेट है। तो आप ब्यावर का तो बहुत बड़ी विचित्र स्थिति में ब्यावर है। जानकारी मेरा ऐसा मानना है जब दोनों पार्टी में निर्दलीय खड़े हुए ना बागी, वो अल्टीमेटली चुनाव मुकाबला दलों में आ जाएगा। दलों में आता है। जयपुर ब्यावर में बिल्कुल स्थिति ये फैक्ट- आएगी बिल्कुल। बिल्कुल जो जैसे महेंद्र रावत है, इंदर सिंह बागावास है, वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, मनोज चौहान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात जो मेरी वहाँ बात हुई लोगों से, शंकर सिंह चौहान का ग्रामीण इलाकों में विरोध नहीं था। ग्रामीण शहर से उनको वोट वैसे नहीं मिलते हैं, शहर से वोट नहीं मिलते तो उनको। वहाँ जो विभाजन भी होगा ना तो वो गांव में कवर कर लेगी। जैसे शहर में इंदर सिंह बागावास से वोट मिलेंगे, ब्यावर को 4 क्षेत्रों में बांट के वो करते हैं, जिसमें एक ढालिया क्षेत्र है, एक मगरा क्षेत्र है, एक ब्यावर शहर है, इस तरह से। तो मुझे लग रहा है कि शंकर सिंह रावत हो सकता है वापस निकल जाए इस बार भी। पिछले चुनाव का अपन देखे तो शंकर सिंह जी की लीड अब मगरा क्षेत्र से ही रही है, तो इस बार भी मुझे तो हाँ, मगरा से उनको मगरा मुझे क्षेत्र से तो उनको इस बार ज्यादातर भी वो लगता है कि पिछली शंकर बार रावत के को देखा है तो मगरा के दम पे- मगरा के दम पे ही वो 5 बार बार तो सांसद मुझे भी रहे। इस बार लग रहा है कि शंकर सिंह जी को जो लीड मिलेगी तो मगरा क्षेत्र से ही मिलेगी। और वैसे सही कह रहा है कि जब इतने सारे कैंडिडेट हो जाते हैं तो मुकाबला पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में ही होता है। मतलब मेरा तो मानना है एक सुरेश टांक को आप छोड़ दें, बाकी जो निर्दलीय यहाँ भी लड़ रहे हैं
वो अल्टीमेटली हराने में सहायक होंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवार को। नहीं तो नसीराबाद को लेकर क्या कहेंगे आप? नसीराबाद में भी यही स्थिति बनी है। ये स्थिति है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, हालांकि शिवराज सिंह पलाड़ा ने सब वर्गों के वोट लिए अपने पास, उनको गुजरों ने वोट दिया, जाटों ने वोट दिया, राजपूतों ने वोट दिए, लेकिन सवाल फिर वो आता है वो किसको कितना डैमेज कर रहे हैं। आप जो वोट ले रहे हो केवल राम सिंह लामा के तो ले नहीं रहे हो, आप गुजर के वोट भी ले रहे हो, जाटों की वोट। अब आपको गुजर के वोट शिवराज जी को कितने मिले ये तो पेटे खुले ये पता लगेगा। तो वहां भी मुकाबला शिवराज सिंह बहुत मुकाबले में जबरदस्त तरीके से है, लेकिन बात फिर वही आती है कि वो कितना डैमेज कर पाते हैं और कितना पार्टी का वोट बैंक है वो पार्टी को मिलता है, क्योंकि मतदान प्रतिशत में भी वहाँ देखा होगा आपने कि इजाफा हुआ है। हालांकि वहाँ गुजरों ने शिव गुजर अच्छा कैंडिडेट, पर वही वाली बात है जो मठाधीश गुजर वहाँ के रहे हैं, जो परिवार को मान लो सपोर्ट करे। और ये तो होता भी है, आज की तारीख में कौन चाहेगा कि इसको जिताऊं मेरा परिवार खत्म हो जाए, ये चीज सब जगह होती है। तो वही बात नसीराबाद में होगी, वहाँ भी रामस्वरूप लांबा और उसमें सीधा मुकाबला होगा। अपन अब बात करते हैं दिग्गज नेता रघु शर्मा की। राज ऋषि रघु शर्मा के नाम से फेमस है वो, और वहाँ पे शत्रुघ्न गौतम ने एक बार फिर अपना फूल खिलाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे कितना कमल खिल पाएगा, कितना पंजा चल पाएगा, इसको लेकर ओम जी? मुकाबला बहुत जोरदार है इस बार, क्योंकि दोनों चुनावी बड़े लड़ाके हैं, दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में माहिर हैं। शत्रुघ्न गौतम भी, और दोनों ही मंत्री के ओंदे के रहे हुए भी है, संसदीय सचिव रहे हुए हैं। लेकिन मुझे वहाँ जो लग रहा है कि रघु शर्मा के जो 5 साल तक उनका जो व्यवहार रहा और सागर शर्मा का जो हस्तक्षेप रहा केकड़ी के इलाके में, उससे लोगों में बहुत नाराजगी रही है। हालांकि रघु शर्मा ने विकास काम कराए हैं, जिला बनाया, 6 लोगों ने दिया है उनको, लेकिन ये जब चुनाव होते हैं ना, तो मैंने कहा आपको आदमी व्यक्तिगत रूप से देखता है, इसने मुझे गाली बकी थी, इसने मेरा अपमान किया था, फिर वो अपना बदला वोट से लेता है। तो वहाँ मुकाबला खड़ा है शहर में रघु शर्मा की, वो वोट अच्छी पकड़ है, वोट मिलेंगे, लेकिन एक दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा पता है बहुत ज्यादा। वहाँ जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं जो रघु शर्मा जुड़े रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, तो ये संभव है मुकाबला बहुत कड़ा। और विकास के नाम पे तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहाँ पे हॉस्पिटल का ले लो, चाहे सड़कों ले लो, चाहे कुछ ले लो, और चिकित्सा मंत्री होते हुए उन्होंने खूब जिला बनवा दिया, सबसे बड़ी उपलब्ध जिला बनवा दिया, जिनका कहीं जिक्र ही नहीं था केकड़ी का। तो अच्छा कराया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो यही जो अभी ओम जी बता रहे थे कि कुछ आरोप उन पे लगे हैं, भ्रष्टाचार लगते हैं। जब कोई विधायक किसी क्षेत्र का होता है तो आरोप तो छोटे मोटे सब पे लगता है, किसी ना किसी पे लगी नहीं। तो इस मामले में तो गौतम जी पे भी तो बजरी का वो लगा होगा ना, बजरी का काम। आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है आपका, आदमी आपकी लेकिन वो आपका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और रघु शर्मा पे आरोप लगते रहे कि वो अहंकारी बहुत हो गए थे। उनकी जो बातचीत का लहजा था लोगों से करने का, लोगों को लगता था हमें अपमानित कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको लगता है कि वहाँ पे भी कमल खिल सकता है? मैं तो वो कह रहा हूँ अजमेर जिले की मिलकर 7 में से 6 सीटें भाजपा। वो तो कुछ घंटों की बात है, अब तो नई बाल कितने बोले आ जाएंगे भगवान साहब ने। ये बताने वाले कौन? हमारा अपना आकलन है, जैसे सबका आकलन हमारा। बस अपना भी है। आज कांग्रेस से बात करोगे 7 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, उसका अपना आकलन है, हमारा अपना आकलन है। अब अपना आकलन तो इसलिए कि अपन किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं है, निष्पक्ष अपना आकलन है। बीजेपी के लोगों से बात करोगे तो बीजेपी को बता देंगे, कांग्रेस के लोगों से बात करो। लेकिन केकड़ी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला है। वहाँ क्या हो सकता है अभी तक, मतलब बड़ी टिपिकल पोजीशन है। मेरा मानना है केकड़ी, नसीराबाद जी, किशनगढ़, ब्यावर, ये 4 इलाके ऐसे हैं जब परिणाम कोई सा भी आ सकता है। आप मतलब ऑल ओवर अपन आठों विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको आपके हिसाब से जो मैंने बातचीत करी और या आपका जो समीकरण बता रहा है, उस हिसाब से भाजपा मजबूत स्थिति में। तो भाजपा तो भी मजबूत है, अभी 5 थे भाजपा। मुझे एक बात बताइए, जब भाजपा 73 सीट आई थी तब भी अजमेर से 5 आई थी पिछली बार। अब तो हम सरकार बना रहे हैं भाजपा की, भाजपा 115 सीटें दे रहे, तो सीटें कहाँ से आएगी? गढ़ों में से सीटें आएगी ना। जब पहले 5 थी। ऑल ओवर हम जी बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो फिर ये एग्जिट पोल 10-10 संस्थाओं ने अलग, किसी ने पीछे, मतलब गैप ज्यादा दे दिया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है आदमी। ये तो अपने को बचाने का तरीका है ना, कि हमने कहा था 75 से 95 मिलेगी, 80 मिल गई ना उसको, तो 80 मिल गई ना उसको। तो ये सब चीजें तो आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में हो, वरिष्ठ पत्रकार के होने पे आपने नवज्योति भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला, तो इसको लेकर ऑल ओवर राजस्थान में आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? मेरे को लगता है भाजपा कम से कम 115 पे जाएगी, लेकिन 125 से ऊपर नहीं जा पाएगी। कांग्रेस 70 तक पहुंचेगी, लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाएगी। आनंदगढ़ जी, आपका क्या कहना आपका क्या कहना है? मैं सहमत, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अगर आपने बात करी है तो हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 4 दशक ओम जी ने और मैंने खपाए हैं।
एग्जिट पोल कैसे तैयार होते हैं ये हम अच्छी तरह से हाँ, जानते हैं। नहीं आपने मैंने एक रोचक ओम जी की सुनी थी कि एक बार पार्षदों को चेंज करना था तो वो एक रोचक किस्सा था, तो हमने उसी टेबल पे बैठ के हम एग्जिट पोल बना दे नहीं, exit और लोगों को लगेगा कि यार क्या एग्जिट पोल बनाया हुआ है, इतना शानदार एग्जिट पोल बनाया है। एग्जिट पोल क्या बात करें, विश्वसनीय नहीं तो गहलोत साहब ने जो टाइम में जो 7 गारंटियां लास्ट दाव भी खेला अब इन्होंने। आप मनोज जी आप देखो जो एग्जिट पोल आए 3 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे, 3 एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे। आप क्या यकीन सबसे बड़ी करोगे? बात अच्छा अंतर भी 25 से 30 सीटों का। और हाँ इसमें- तो उसमें तो अब आदमी आप कंफ्यूज हो अंदाजा जाएगा। लगाओ यार ये एग्जिट पोल है क्या? हाँ नहीं, एग्जिट पोल तो जैसे अभी ओम जी ने बताया कि हम एग्जिट बता सके। अगर आप अंतर भी बताते एग्जिट पोल का अंतर भी बताते 5-10 सीटों का बताते हैं 20-20 25-25 30 तो ओम जी आप क्या कुछ कहना हालांकि थे? मेरा मानना है कि मतदाता बहुत सियाना है, बहुत समझदार है। अब वो ना तो भीड़ से प्रभावित होता है, ना वो आपके भाषण से प्रभावित होता है, ना रोड शो से होता है। आप एक आदमी को अमित शाह के रोड शो में भी देखोगे, आम आदमी को उसको अशोक गहलोत की शो में भी देखोगे। वोट किसको देना आपको नहीं बताया। हम कई बार मतदान केंद्र पर बात करते हैं ना, किसको वोट दोगे, वो बोलते हैं आप बताओ किसको वोट देना है। वो तो पत्रकारों का आनंद लेता है, पर आप बताओ किसको। तो मतदाता को पढ़ना बहुत मुश्किल है, और इस बार का चुनाव तो इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि दोनों पार्टियां सत्ता के लिए खुलकर अपनी विचारधारा को त्याग कर आगे आ गई। कांग्रेस ने भाजपा को टिकट दी है, भाजपा ने कांग्रेस को टिकट दी है। तो ये आप क्या अनुमान लगाएंगे, जो 5 साल तक शहर में काम कर रहा है भाजपा मनोज जी, एक चीज और है कि मोहन जी सही कह रहे हैं, मतदाता मुंह नहीं खोलता। जब आप और हम पहले रिपोर्टिंग पे जाते थे मतदान वाले दिन तो हम पूछ लेते थे तो हाथ भर का घूंघट निकाले महिला भी बोल देती थी, इशारा कर देती ऊन दियो या ऊन दियो जो भी है जो है ना? समझ जो जाते भी, थे इशारों समझ में जाते लोग थे। वाग। आज तो वो पूछती है कि आपको इससे क्या मतलब, मैंने किसको वोट दिया। तो मतलब हैं? समझदार हो गया हाँ, बिल्कुल, मतलब मतदाता बिल्कुल इतना समझदार हो गया कि मुंह नहीं खोलता है। तो आप ये कैसे अंदाजा लगा लोगे कि किसका कितना वो मिलेगा? तो बड़ा टिपिकल पॉइंट है ये। हाँ, पर typical ये point है। एग्जिट पोल से एहसास हो जाता है जो सबको था पहले भी कि सत्ता में भाजपा लौट रही है। ये बात तो साल में सब नहीं कह रहे सत्ता पार्टी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ये सब चीजें बताई आपने, तो गहलोत साहब ने, जैसे मानता हूं मैं भी कि भाई जब सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है तो 2-3 साल तो वो अपनी उसमें ही चली जाती है, मंत्री किसको बनाना, ये करना, जनता के लिए उसका। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर ये पिटारे खुलते हैं, जैसे जिलों का एक साथ ही पिटारा खुला, दौसा फलाना भी जिला, वो भी जिला, केकड़ी भी जिला, सबसे बड़ी बात दूधू भी जिला, फिर 7 गारंटियों का चला, गैस सिलेंडरों के दाम भी डाउन किए गए। तो और इधर से अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुरू हो गया राजस्थान में आना, ये सब चीजें। तो ये सब फैक्टर क्या बिल्कुल भी कांग्रेस को जो योजनाएं दी कांग्रेस ने, कांग्रेस आई ना लाभ में, चिरंजीवी है, 100 यूनिट बिजली, कांग्रेस पहले अपन 30-40 मानते थे शुरुआती। अच्छा तो इसका बढ़त जो ये इनसे 6 महीने के इससे। बिल्कुल, मैं एक बात और कहता हूँ आपको, जैसे एमपी की बात चल रही थी, एमपी बता रहे थे कांग्रेस बीजेपी साफ हो जाएगी, 40-50 सीटें। अब जब सर्वे आया तो बताया जा रहा है 150 सीटें मिल रही बीजेपी को, एकदम से 3 गुनी। ये वहाँ कहा जा रहा है कि जो शिवराज चौहान की महिलाओं के लिए योजना, हाँ, बालिकाओं के लिए उन्होंने लाडली योजना उसका है। लाभ वो गेम चेंजर हो गई। तो अशोक गहलोत की योजना भी गेम चेंजर हो सकती है, जहाँ पे महिलाओं को 1200 रुपये मिल रहे हैं, पेंशन मिली बुजुर्ग महिलाओं को, लैपटॉप मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि योजना को लाभ मिलता है, लेकिन इतना बड़ा लाभ नहीं मिलता है कि आप आखिरी के 1 साल में 4 साल तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने लड़के निकाल दिए, सत्ता संगठन में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, मंत्री अपनी मनमानी करते रहे। विधायक मैं अशोक गहलोत ने खुद ने कहा था कि विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ लहर है, अशोक गहलोत का बयान था। और अशोक जी ने खुद ने, आप बताओ मेरे को, 28 में से 30 में से 27 मंत्रियों को टिकट दिला दिया, एमएलए रिपीट करा दिया। तो सत्ता विरोधी लहर हो गई ना, ये सत्ता विरोधी लहर क्या होती है? सत्ता विरोधी लहर होती है। आपका अशोक गहलोत पसंद हो सकता है, विधायक पसंद नहीं मेरे को, सत्ता विरोधी वही वाली बात है, मोदी तुझसे बैठ नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये व्यक्तिगत जो विरोध होता है ये विधायकों को सहना पड़ेगा, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डैमेजिंग पॉइंट यही रहेगा। चलो अपन 1-2 मिनट का समय लास्ट सवाल कर लेते हैं। सीएम को लेकर क्या कहेंगे आप? सीएम को लेकर बड़ी सी दिमाग में लोगों की चल रही है कि वसुंधरा आएगी या फिर कांग्रेस में गहलोत साहब को या सचिन पायलट को। इनको लेकर तो थोड़ा सा, जैसे कल से वसुंधरा को मैंने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि भारती भवन भी जा रही हैं, मंदिरों में भी जाना शुरू कर दिया है सबने, बागेश्वर धाम तक भी, बागेश्वर धाम भी पहुंचे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर ये कि लोगों के मन में है कि भाई देखो, जो संकेत शुरुआती मिले थे दिल्ली से, वो तो वसुंधरा के हित में थे नहीं। जो पहली सूची भी आई थी, हाँ, वो तो सूची में, तो पहली सूची में नाम नहीं था, सूची में नाम भी उनके आए थे। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो संबंध मोदी शाह और उनके रहे तनावपूर्ण, भाजपा बहुमत ना की तो सवाल ही नहीं उठता कि वसुंधरा जी सीएम चेहरा, मुझे नहीं लगता सीएम चेहरा को केंद्र से आएगा। मुझे तो जितने सक्रिय लग रहे थे ना भी आपके यार, ये जितने गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी,
बाबा बालकनाथ, कम से कम 8 या 9 चेहरे, सतीश पूनिया, सतीश राजेंद्र सिंह राठौड़ सब राठ- सीएम थे। मुझे लग रहा है इनमें से किसी को अवसर नहीं मिल रहा है। मोदी जी को ऐसा चेहरा लेके आएंगे जिसकी आपने मैंने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे यूपी में हुआ था अचानक। बिल्कुल नहीं, और मोदी जी ऐसा चेहरा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जिसको मोदी ने मैदान में उतार दिया उसका उसको- चेहरा तो खत्म हो गया। उसका अगर तो- आपने कह दिया मनोज दादी सीएम का दावेदार है भाजपा से, तो मनोज दादी जो सीएम नहीं बन सकता है। और ये सब CM के ये मोदी का एक अलग से वो होता भी है प्रहार इस तरह से। आप मोदी आज सारे प्रयोग देख लें मोदी के, आप हारे हुए को हेमंत वो हार गए थे वहाँ पे, धामी उनको सीएम बना दिया उत्तराखंड का वापस बढ़ा तो दिया। ये फैसले मोदी कर सकते हैं। और क्योंकि भाजपा में अकेले मोदी हैं तो मुझे और लगता उन्हीं है का चेहरे को लेकर मुझे चुनाव। लगता नहीं कि इतने विरोध के बाद वसुंधरा सीएम बन सकती है। मुझे नहीं लगता है। हो सकता है अभी को आखिरी दिनों में उनमें पैचअप हो गया हो, अब अपन तो कह नहीं सकते बैठ के, लेकिन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और अगर कांग्रेस राज में आती है तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अशोक गहलोत जिस तरह अभी से सक्रिय हो गए हैं, और हमने सबको पता है अशोक गहलोत क्या कर सकते हैं राजनीति में और क्या क्या करा है उन्होंने राजनीति के अंदर। तो अशोक गहलोत सीएम बनने हैं कांग्रेस से, तो दूसरा विकल्प ही नहीं है। और पायलट को पता है अच्छी तरह से ये बात। आप देखो पायलट सक्रिय कर रहा है चुनाव में इस बार बहुत ज्यादा। कुल मिला के अब कल देखते हैं क्या रहता है, कल इस समय सरकार बनी जाएगी। चलो जी, आज के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कुछ ही घंटे बचे हैं परिणाम आने में। नाई बाल कितने बोलो जजमान सामने है। ये हमारा खास कार्यक्रम आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दर्शकों हमारे ऐसे ही। और एक ताज़ा खबर मैं जानकारी और दे दूं आपको कि कल सुबह 8 बजे से लेकर परिणाम तक हम लाइव दोनों साथियों के साथ बैठेंगे और आपको पल पल की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।